हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों, ये टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहले ही एक वीडियो आ चुका है। आई होप आप सबने उसको देख लिया। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं एंड देन आप इस वीडियो को आके फिर दोबारा देख सकते हैं, सो दैट आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ आएगी। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने वाले हैं। बच्चों, इसमें बेसिकली हम क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे, इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं जस्ट एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि 12th के अंदर चार्ज टू मास रेशियो का डेरिवेशन नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैल्यू आती कहाँ से है। ये आपको जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको ये मिल जाएगा किस तरीके से इसका डेरिवेशन है। बट फिलहाल के लिए जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे, उसमें हम जो पॉइंट कवर करने वाले हैं मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम डायग्राम का सेटअप देखेंगे, डायग्राम किस तरीके से होता है। देन हम देखेंगे जो डायग्राम में डिफ्लेक्शन है। जब आप ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तब आपको और कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि इस टॉपिक का क्या मतलब है। एंड देन लास्ट में आप चार्ज टू मास रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है, ये किस तरीके से डिटरमाइन होता है वो देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, दैट इज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अगर कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो माइकल फैराडे ने किया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको यहाँ पे इस डायग्राम को देख के ये समझ आ रहा होगा कि ये देखो, ये जो पोर्शन बना रखा है ना मैंने, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब। सिंपल, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। आगे का जो एक्सटेंशन है ये कुछ नया हमने यहाँ पे बनाया है। ओके, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से यहाँ से क्या ये रिलीज़ हो रही है, ये कैथोड रे रिलीज़ हो रही है। कैथोड रे दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, जब वो यहाँ से ट्रेवल कर रहा आगे की साइड तो क्या क्या होता है। दो पॉइंट हमने पढ़े थे बच्चों। वो कौन कौन से दो पॉइंट थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैथोड रे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एंड इफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है प्रेजेंट, देन दे बिहेव लाइक नेगेटिव पार्टिकल। वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, नेगेटिव पार्टिकल की तरह। अभी नेगेटिव पार्टिकल क्यों बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो किस तरीके से बिहेव करेंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे। ओके, तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये क्या बना रखा है, पॉजिटिव प्लेट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव प्लेट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पे आपको N दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको S दिख रहा होगा। दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। अभी अज्यूम करो कि मेरे पास ये सेटअप नहीं है, तो दैट मीन्स कैथोड रे कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। जब ऐसा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा और B को जाके स्ट्राइक करेगा। नाउ मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आऊँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के साइड उसको अट्रैक्ट करेगा, तो आपका जो B से शिफ्ट होकर A चला जाएगा। नाउ जब मैग्नेटिक फील्ड लाते हो तो आप क्या करते हो, सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता हो, C की साइड जाने की कोशिश करेगा। अब क्या होता है, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो पढ़ोगे कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाते हो तो स्टार्टिंग में तो आपकी मैग्नीट्यूड अलग अलग लिया है, तो वो ज़रूरी नहीं है सेंटर में हो। तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को सेट करते हो कि वापस वो कहाँ पे चला जाए, बीच में चला जाए। दैट मीन्स दोनों की स्ट्रेंथ कैंसिल आउट हो जाए। ओके, अब क्या करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई करी है हमने, इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, ठीक है। और उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करा, आपको वो भी फोर्स पता आपने कितनी अप्लाई करी है। तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से आप अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करने की कोशिश करते हो, आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो इलेक्ट्रॉन का ई इज चार्ज, और ME सबस्क्रिप्ट में E लिखा हुआ, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हो। बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट है 150 साल पुराना एक्सपेरिमेंट है। उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप वेट निकाल सको, एक्सरे डिफ्रैक्शन ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो डायरेक्ट रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल होता था। उस टाइम ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि आप कोई वेइंग मशीन या कुछ ऐसा हो आपके जिससे डायरेक्टली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस रिजल्ट को यूज़ करके मिल्कन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो उस टॉपिक पे बाद में जाएंगे। फिलहाल के लिए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आती है।
डेरिवेशन जैसा बार बार बोल रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? जे थॉमसन ने किया। तो बच्चों देखो होता क्या है, जैसे ये कैथोड यहाँ से निकलता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट होना ऊपर नीचे चालू हो जाता है। आप इन दोनों के वैल्यू को इस तरीके से सेटअप करते हो कि वापस वो सेंटर में अलाइन हो जाए, और फिर फोर्सेस को बराबर रख के इक्वेशन में दोनों साइड उसको सॉल्व करते हो, किसके लिए? E/m की रेशियो के लिए। और अल्टीमेटली आप कैलकुलेट करते हो कि E/m रेशियो कैलकुलेट किसने किया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन वही साइंटिस्ट हैं जिनका हमने प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा हुआ है, 9th में वाटरमेलन मॉडल पढ़ा हुआ है। उन्होंने ही इस एक्सपेरिमेंट को किया और ये डिटरमाइन किया कि इलेक्ट्रॉन के लिए उसके चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू कितनी होती है। ओके, तो ये उन्होंने डिटरमाइन किया, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू बच्चों 7.5 के बाद भी आगे नंबर होते हैं, मैंने उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करा हुआ है। तो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अगर आप ऊपर देखो तो दिस इज चार्ज की यूनिट कूलम होगी, मास की यूनिट क्या होगी? केजी होगी, है ना। तो कूलम पर केजी यूनिट, आप जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखो, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कितनी होती है चार्ज टू मास रेशियो? चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। चार्ज टू मास रेशियो नहीं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन अलग होगा, है ना। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा बच्चों? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। लेकिन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन अलग हो सकता है, क्योंकि मास अलग होता है ना। अब अगर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो जे थॉमसन ने कितना कैलकुलेट करा? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। नाउ दैट, ये तो ठीक है, हमने डेरिवेशन नहीं करा, हमने वैल्यू देखी कितनी आ रही है, मैंने बताया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इस वैल्यू को। लेकिन एक्सपेरिमेंट के टाइम पे बच्चों, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जो ये डिफ्लेक्शन है, कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन है ऊपर नीचे कितना ज़्यादा होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जे थॉमसन ने निकालने की कोशिश करी कि ये कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको नोट डाउन कर रखा है। डिफ्लेक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहला बच्चों दिख रहा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है कि उस पार्टिकल पे कितना ज़्यादा चार्ज है। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है? उस पार्टिकल पे कितना ज़्यादा चार्ज है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, और एक पार्टिकल जिस पे कम चार्ज है, एक पार्टिकल जिस पे ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन होगा? ऑब्वियसली जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि ज़्यादा चार्ज होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। आपने ये पढ़ रखा है 11th में, आप 12th में पढ़ोगे, फोर्स इक्वल्स टू QE होता है। ओके, फोर्स इक्वल्स टू QE होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? QE होती है। Q इज चार्ज, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अभी देखो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना Q के चार्ज के, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब जे थॉमसन ने ये क्लियर किया कि अगर पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी, अगर मैग्नीट्यूड कम है तो डिफ्लेक्शन भी कम होगी। नाउ सेकंड पॉइंट है मास ऑफ पार्टिकल। आपको मोबिलिटी की बात, मोबिलिटी से पूछूं, अगर दो बच्चे हैं, एक बहुत लाइट वेट है, एक बहुत हैवी वेट है, दोनों को भगा दिया जाए तो कौन जल्दी ज़्यादा चांसेस है कि हल्का वाला रेस जीत जाएगा? जो जितना लाइट होता है वो उतनी आसानी से मूव कर सकता है। तो अगर मास ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। वेट कम है, मास कम है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन कम होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे ज़्यादा लाइट होता है। आपने 9th में पढ़ा भी होगा कि लगभग एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का वेट लगभग 1800 से 2000 गुना कम होता है। तो बहुत हल्के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी से डिफ्लेक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मान लो दो सिनारियो लेता हूँ, एक में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है उस पर सपोज आपके पास एक पार्टिकल है जहाँ पे चार्ज कम है, दूसरा पार्टिकल है जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है। ओके, तो इस केस में तो ये तो मैग्नीट्यूड का केस हो गया। अभी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ। दोनों केस में आपके पास क्या है बच्चों की सेम स्ट्रेंथ है, आपके पास चार्ज का सेम स्ट्रेंथ है। आपके पास इलेक्ट्रॉन है,
आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। अभी सेम चार्ज को पास करोगे तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वो जल्दी ज़्यादा डिफ्लेक्ट कराएगी ना उस इलेक्ट्रॉन को। और वो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, मूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ से नहीं मतलब है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग करोगे तो उतना ज़्यादा सर्कुलर मोशन में मूवमेंट होगा, है ना। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली हमें जे थॉमसन ने बताया कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो मेनली किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल, चार्ज कितना ज़्यादा है पार्टिकल के ऊपर, मास ऑफ पार्टिकल कितना ज़्यादा मास है, कितना कम मास है। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा डिफ्लेक्शन कम होगा, मास ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन कम होगा, मास कम होगा डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ कम होगी डिफ्लेक्शन कम होगी। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वहाँ पे हम मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। 12th के सिलेबस में है नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ प्रेजेंट किया हुआ उस एक्सपेरिमेंट को, बट वो अगर आप समझते हो तो आपकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताऊँगा उन्होंने